आज का विषय है रॉलेट एक्ट 1919 और जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब रॉलेट एक्ट 1919 क्या था, इस पे सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत ने प्रथम विश्व युद्ध, जो कि 1914 से लेकर 1918 तक चला था, ब्रिटेन का भरपूर समर्थन किया था। ये वही समय था जब हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में पदार्पण हुआ और वो सक्रिय राजनीति में अभी सीखने की स्थिति में थे, जैसा कि उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले का आदेश था। जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया कि भारतीय उनका साथ दें, और महात्मा गांधी ने भी भारतीयों से अपील की थी कि वो अधिक से अधिक संख्या में ब्रिटेन का सहयोग करें, ताकि जो ब्रिटेन का जर्मनी के विरुद्ध युद्ध है उसमें ब्रिटेन विजयी हो और भारत से खुश होकर भारत को कुछ न कुछ अवश्य प्रदान करे। तो ये तो बात हो गई प्रथम विश्व युद्ध की। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 1918 में हो जाती है। 1918 वो वर्ष है जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। इससे पहले 1915 में युद्ध के दौरान अंग्रेजी शासन ने भारतीय सुरक्षा अधिनियम पारित किया था। जब किसी भी देश पर कोई विशेष संकट होता है तब कुछ नए अधिनियम बनाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत जिनके द्वारा उस देश की प्रजा को या वहां पर रहने वाले लोगों को अनुशासित किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से जो 1918 और ये जो अधिनियम था ये समाप्त होने वाला था। इसके साथ ही जो 1914 से 1918 तक का समय था, ब्रिटेन अपने युद्ध में व्यस्त था। ये भारत के लिए एक बड़ा ही स्वर्णिम समय था। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के लिए एक स्वर्णिम अध्याय था। वो एक ऐसा समय था जब 1915 में मांडले जेल से तिलक रिहा हो चुके होते हैं और श्रीमती एनी बेसेंट आयरलैंड से भारत आ चुकी होती हैं और होम रूल आंदोलन भारत में चल रहा होता है। ये जो होम रूल आंदोलन है ये भारतीयों में एक राष्ट्रवाद के प्रति वैचारिक जो पृष्ठभूमि है उसको तैयार कर रहा है। अब जबकि युद्ध की समाप्ति हो गई और ब्रिटेन ने भारत के लिए कुछ नहीं किया और उनकी पुरानी दमनकारी नीतियां चालू हो गई, तो भारत का जो युवक था और भारत के लोग थे, उन्होंने निवेदन और प्रत्यावेदन की नीति की जगह प्रबल विरोध करने की नीति का अनुसरण किया, जिसको नष्ट करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया, जिसे रॉलेट आयोग कहा जाता है। और ये आयोग अपने जो उन्होंने अध्ययन किया और दो उन्होंने नियम कानून बनाकर प्रस्तुत किए, जिन्हें जो दो विधेयक पारित हुए, 1 फरवरी 1919 में जिसे निरस्त कर दिया गया, दूसरा विधेयक पारित हुआ 18 मार्च 1919 को, जिसे रॉलेट एक्ट कहा जाता है। ये जो रॉलेट एक्ट था, अगर हम इसके बारे में चर्चा करते हैं तो इसके प्रावधान ऐसे थे जिसने महात्मा गांधी जैसे उदारवादी व्यक्ति को विवश कर दिया कहने के लिए कि ये एक ब्लैक बिल था। ब्लैक बिल मतलब काला कानून। ये भारतीयों के लिए एक काला कानून था। अब ऐसा क्या था इस कानून में कि इसे काला कानून कहा गया? तो सबसे पहली बात थी कि इसमें बिना साक्ष्य किसी की भी तलाशी ली जा सकती है। मतलब जो आपकी अपनी आइडेंटिटी है उस पे खतरा उत्पन्न हो गया, जो आपकी अपनी निजता है जिसके बारे में हम हमेशा सक्रिय जागरूक रहते हैं, उसके ऊपर खतरा उत्पन्न हो गया। और इसीलिए मोतीलाल नेहरू ने इसे बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहा। इसका मतलब था कि एक ऐसा न्यायालय स्थापित किया गया जिसमें 3 जजों की संयुक्त परिषद थी। उसमें किसी के ऊपर भी शक के आधार पर मुकदमा दायर किया जा सकता था, उसको गिरफ्तार किया जा सकता था। वो ये नहीं पता कर सकता था कि उसके विरुद्ध क्या अभियोग लगाए गए और उसके लिए उसे कानूनी सहायता भी नहीं मिलेगी। जिसे आजकल हम बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, मतलब किसी भी मुजरिम को जो पकड़ा जाता है, अभियुक्त को, उसको 24 घंटे के अंदर कोर्ट में प्रस्तुत
करना होता है उसको रद्द कर दिया गया। मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मीडिया हर युग में, जब से समाचार, अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो उस समय गुप्तचर होते थे जो सूचनाएं आदान प्रदान करते थे, मध्यकाल में बरीद होते थे, और अब आधुनिक काल में प्रेस और बहुत ज्यादा मुखर रूप में आ गया तो उस पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए। अब इन सब चीजों का परिणाम क्या हुआ? इन सब चीजों का परिणाम यह हुआ कि पूरे भारतवर्ष में इसके विरुद्ध विद्रोह उत्पन्न हो गया। मोहम्मद अली जिन्ना लिखते हैं कि अगर शांति काल में कोई सरकार इस तरह का कानून ला सकती है तो हम ये सोच नहीं सकते कि जब कोई विषम परिस्थिति होगी या विपरीत परिस्थितियां होंगी तो सरकार का रुख अपनी प्रजा के लिए क्या होगा। अब परिणाम स्वरूप एक सत्याग्रह सभा की स्थापना होती है और इस सत्याग्रह सभा की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की जाती है और निर्धारित किया जाता है कि 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया जाएगा और राष्ट्रव्यापी हड़ताल होगी। संभवतः आधुनिक भारत में पहली बार हड़ताल शब्द का प्रयोग इसी समय होता है। इससे पहले लेकिन 6 अप्रैल तक पूरी सूचना पूरे भारतवर्ष में नहीं पहुंच पाती, तो 30 मार्च को कुछ जगह, विशेष रूप से दिल्ली और अमृतसर में एक कुछ विरोध प्रदर्शन शुरू होता है जिस पर पुलिस की बर्बर कार्रवाई होती है, तो वो प्रदर्शन हिंसक हो जाते हैं, जिसमें अमृतसर में लेडी शेरवुड नाम की एक ब्रिटिश महिला की हत्या कर दी जाती है उपद्रवी भीड़ के द्वारा, और दिल्ली में स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में शांतिपूर्ण प्रदर्शन चलता है। अब महात्मा गांधी ये सोचते हैं कि उन्हें खुद जाना चाहिए पंजाब के जो हालात बिगड़ रहे हैं उनको नियंत्रित करने के लिए, लेकिन महात्मा गांधी को पलवल के पास गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब घटनाक्रम अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। जब महात्मा गांधी और उनके साथ के जितने सहयोगी नेता थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, अमृतसर में सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो लोगों में अजीब आक्रोश आ जाता है कि आखिर बिना कुछ किए ही हमें गिरफ्तार किया जा रहा है, हमें दंडित किया जा रहा है। अगर हम इस बात के थोड़ा पीछे जाके देखें कि आखिर ये पंजाब में आक्रोश इतना क्यों है, तो इसके बारे में डायर का खुद का कथन था कि प्रथम विश्व युद्ध से पहले गुजरावाला में हर गांव में 149 तक आदमी होते थे और युद्ध के बाद लगभग 45 व्यक्ति बचे। क्यों? क्योंकि पंजाब के ज्यादातर लोगों को जबरदस्ती युद्ध में भर्ती कर लिया गया था, सेना में भर्ती कर लिया गया था युद्ध लड़ने के लिए। अब जब ये सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया, ये दोनों इस तरह के व्यक्ति थे कि इनका समाज पर बहुत ज्यादा प्रभाव था। तो पंजाब में, अमृतसर में इसके सरकार के विरुद्ध कुछ अन्य तरह की कार्रवाइयां की गई। लोगों ने सभाएं करनी शुरू की और आपस में ये चर्चा करने लगे कि ये अच्छी बात नहीं है, सरकार इस तरह की विद्रोहात्मक कार्रवाइयां कर रही है। तो इसी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया। ये सभा शाम को 5 बजे होनी थी। अब जो शाम को 5 बजे ये सभा होनी थी, तो ये जलियांवाला बाग कोई बहुत बड़ा स्टेडियम या कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहां पर एक प्रॉपर जगह थी जहां पर कोई कार्यक्रम किया जाए। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास ये एक मैदान था, जिसे जो जल्ली नामक व्यक्ति का वो एरिया था, इसलिए उसे जलियांवाला बाग कहा जाता था। उसके चारों तरफ घर बने हुए थे, एक गेट था, एक कुआं था। अब जबकि बैसाखी का दिन था, मेले जैसा माहौल था, बैसाखी में मेला लगता है पंजाब में, तो लोग स्त्री और बच्चों के साथ उस सभा में पहुंचे थे। तो इससे ये चीज तो स्पष्ट थी कि सभा बिल्कुल शांतिपूर्ण थी। और जब वहां पर रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए 15-20 हजार लोग इकट्ठे हो गए, वक्ताओं ने अपने वक्तव्य देने शुरू किए। 7वें वक्ता जो बोल रहे थे, उनके बोलने के समय तक जनरल ओडायर वहां पर आदम का, और जो एक गेट था उसी में ही उसने अपने सिपाहियों को तैनात कर दिया
और अंधाधुंध 10 मिनट तक गोलियां चलवाई। अब निहत्थे लोग जो एक सभा में कुछ ज्ञान की बातें सुनने आए थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्ण वहां पर उपस्थित थे, उनके ऊपर गोलियां चलवा दी गई, जिसमें कई हजार लोग कहते हैं मारे गए। अब इतिहासकारों का भी इसमें अलग अलग तरह का दृष्टिकोण है। साम्राज्यवादी इतिहासकार दूसरे तरह की बात करते हैं, राष्ट्रवादी इतिहासकार दूसरे तरह की बात करते हैं। साम्राज्यवादी इतिहासकार कहते हैं कि ये पढ़े लिखे लोगों की साजिश थी अंग्रेजों के विरुद्ध, जबकि राष्ट्रवादी इतिहासकार आपको एक नई दृष्टि देता है और कहता है कि ये राष्ट्रवादी चेतना का विकास था हिंदुस्तान में अंग्रेजों के विरुद्ध। और ये बात बिल्कुल सही है कि बिना किसी स्वार्थ के इतने लोग जुटे थे। वो सिर्फ सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में वहां पर शांति से बैठे हुए थे और अपने जो नेता थे उनकी बातें सुन रहे थे। अब जब ये सारा हत्याकांड हो गया, आपको भी सुन के थोड़ा आश्चर्य होगा कि जो वो लेडी शेरवुड मारी गई थी गोलियों के द्वारा, जो अब अमृतसर में पहले दंगा हुआ था, तो वो जहां रहती थी वहां से निकलने के लिए जिन लोगों के घर उस गली में थे, उन्हें पैरों के बल रेंग के, घुटनों के बल रेंग के वहां से निकलना पड़ता था। अंग्रेजों की इतनी बर्बरता थी, सिखों की दाढ़ियां नोच ली गई थी, उनके बाल काट दिए गए थे, और इतना परिणाम इसका भयानक हुआ, हर तरफ विद्रोह की भावना फैल गई थी। और इसका मुख्य कारण रॉलेट एक्ट था, जिसने बिना अपील और बिना दलील और बिना वकील का यह कानून था। इसी का परिणाम जलियांवाला बाग था। जिस कार्य कारण की बात हम लोग करते हैं, कारण और परिणाम की, इसी का परिणाम ये जलियांवाला बाग हत्याकांड था। अब जब भारतीयों ने विरोध किया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। सर शंकरन नायर ने वायसराय की, जो उनकी कार्य परिषद के सदस्य थे, उससे हट गए, तो सरकार के ऊपर दबाव बनने लगा। पढ़े लिखे भारतीयों के द्वारा सरकार के ऊपर दबाव बनने लगा। दबाव का परिणाम यह हुआ कि सरकार ने इसकी जांच कराई और सरकारी रिपोर्ट में केवल 379 लोगों को मृत बताया गया, जबकि कांग्रेस ने जो अपना प्राइवेट तरीके से इसकी जांच की, उन्होंने 1000 व्यक्ति बताए। मदन मोहन मालवीय ने 1200 और मोहम्मद अली जिन्ना ने 1500 व्यक्तियों के मारे जाने की बात की। अब यहाँ पर मैं डॉक्टर ताराचंद को, जो एक बहुत ही माने हुए इतिहासकार हैं और उन्होंने भारत के स्वाधीनता संग्राम पर बहुत अधिक काम किया है, उनकी 2 लाइन का कोटेशन जरूर ऐड करना चाहती हूँ कि डॉक्टर ताराचंद क्या कहते हैं कि यहाँ पर संख्या महत्वपूर्ण नहीं है कि कितने लोग मारे गए, यहाँ पर उस सरकार की मंशा महत्वपूर्ण है जो शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हुए अपनी प्रजा के लिए, अपने लोगों के लिए इस तरह की बर्बर कार्रवाई कर सकती है। तो आप सोच सकते हैं कि वो सरकार की मंशा क्या है। अब जब बहुत ज्यादा दबाव पड़ा तो 19 अक्टूबर 1919 को हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई और इस कमीशन के द्वारा जनरल ओडायर को बरी कर दिया गया। बात यहीं तक नहीं थी, जनरल ओडायर को ब्रिटिश सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया और उसे भारत में ब्रिटिश सरकार के एक पिलर के रूप में बताया गया।